स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। आज सुनिए कहानी बर्थडे। इसे लिखा स्वयं प्रकाश ने। बड़ी मुश्किल से फुर्सत निकालकर श्रीमती बैजल ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठ पाई हैं। उन्होंने सुबह मेकअप किया था और अब तीसरा पहर है। इस बीच एक बार भी आईने के सामने नहीं बैठ पाई। कोई और दिन होता तो बेस फाउंडेशन फिनिश टच की ये चिरप्रिय क्रिया कम से कम 4 बार हो चुकी होती। आज स्वीटू का बर्थडे है और उनके शब्दों में वो सुबह से बैल की तरह खटती रही हैं। देह कुछ स्थूल हो चली है। पहले उस पर कसे वस्त्रों को वस्त्रों की शक्ति की सीमा तक कसेंगी बार बार। बाल झड़ रहे हैं पर उन्हें सुलझाकर फिर उलझाकर फिर सेट करके फिक्स कर देने से चल जाता है, नहीं तो स्विच लगा लेती हैं। चेहरा मोहरा सुंदर है। इयररिंग चेंज करने पड़ेंगे। कौन से पहनेंगी अभी तय नहीं हुआ। वो साड़ी तय होने के बाद तय होगा और यहीं आईने के सामने ही तय होगा। मैक्स फैक्टर भी क्या रद्दी चीजें बनाने लगा है आजकल। पहले कस्टम वाले गुप्ता जी कितनी अच्छी इंपोर्टेड कॉस्मेटिक्स लाकर देते थे। अचानक ध्यान आया कस्टर्ड के लिए दूध का भगोना गैस पर ही छोड़ आई हैं। सीता को तो कुछ पता नहीं चलेगा और दूध जल जाएगा। केक पर आइसिंग भी अभी तक नहीं हुई। भंवर सिंह को स्ट्रॉ और पेपर नैपकिन के लिए भेजा था, पर्ची पर लिख कर दिया था, पर अभी तक लौटा नहीं है। पता नहीं इस गांवड़े में कोई दुकानदार पर्ची का आशय समझेगा भी या नहीं। कहीं फुटपाथ पर बिकने वाले छींट के रुमाल ना उठा लाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। उठी, सीता को आवाज दी, भगोना उतार दे। फिर बैठ गई। साड़ी बनारसी वाली ठीक रहेगी, पर इस मौसम में डार्क कलर, इससे तो कांजीवरम वाली ही ठीक है। लेकिन ड्राइंग रूम के कारपेट और कुशन के साथ बेहूदी लगेंगी। और आजकल वैसे ही लेडीज को जरा जरा सी बात पर क्रिटिसाइज करने की आदत है और वो नहीं चाहती कि कोई उन्हीं के यहाँ आकर उनकी इंसल्ट कर जाए। अचानक ध्यान आया कि गुब्बारों में हवा भंवर सिंह ही भरेगा और भरेगा तब जब आएगा, और आएगा तब जब उसे स्ट्रॉ और नैपकिन मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे। क्या मुसीबत है। एक ही नौकर और वो भी चपरासी, ना सुने ना समझे ना गांठे। जरा सा कुछ कह दो तो मुंह फुलाकर चल दे। और एक वो इसकी पटरानी सीता, कहो खेत की सुने खलिहान की, कहो हरिद्वार सुने फर्रुखाबाद। कोई काम उसके भरोसे छोड़ा नहीं जा सकता। एक दिन सब्जी बनवा लो, इतनी मिर्च झोंक देगी कि उसे खाओ या रो लो। चाय तक ठीक से नहीं बना सकती। कभी इतनी फीकी बनाएगी कि लगे कब से निपटने के लिए कुछ पी रहे हैं, और कभी इतनी मीठी कर देगी कि पीने के बाद मुंह में ब्रश घुसेड़कर चिपके हुए होठों को खोलना पड़े। खाने को ढेर चाहिए, नहीं खाओ जी भर के। उनकी ऐसी आदत नहीं जो किसी की खुराक पर नुक्ताचीनी करें, पर मरे काम के दिन जरा ज्यादा ही सताते हैं। उन्हें लगा यहां कोई ब्यूटी पार्लर होता तो कितना अच्छा होता। चैन से जाकर पसर जाती। नेल्स, हेयर डू, आईब्रो सब हो जाती। यहां तो मरी वैक्सिंग तक हाथ से करनी पड़ती है। खैर, अब अगर प्योर सिल्क की साड़ी ही पहननी है तो नेल पॉलिश तो उसी शेड की लगा ही ले। उठाई, खोली, फिर सोचा सर्व कौन करेगा और इतनी चिल्लर पिल्लर संभालेगा कौन। सुधीर तो कुछ करेंगे नहीं, उन्हें ही करना पड़ेगा। कोई इधर से खींचेगा, कोई उधर से। साड़ी का सत्यानाश हो जाएगा। चाशनी के हाथ तो जरूर लगेंगे। चलो ऑर्गेंडी की पहन लेते हैं जो बंबई से लाए थे, बस झंझट खत्म। सेट, सैंडल, लिपस्टिक, चूड़ियां सब है उसके साथ की। लेकिन ब्लाउज, क्या वो छोटा तो नहीं हो गया होगा? क्या अब उसे खोलकर ठीक करने का वक्त है?
श्रीमती बैजल रुआसी हो गई। उन्हें लगा उनकी किस्मत ही खराब है, वरना क्यों सुधीर एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर की इतनी बढ़िया नौकरी छोड़कर लेक्चररशिप में आते। अच्छे खासे शहर में थे, ठाटदार मकान था, नौकर चाकर थे, गिफ्ट देने वालों की लाइन लगी रहती थी। किसी को भी फोन कर दो, गाड़ी आ जाती थी। इतने सिनेमा हॉल थे, कभी याद नहीं आता कि कहीं टिकट लेना पड़ा हो। सुधीर बताते नहीं, उन्हें तो अब भी शक है कि चिरंजी लाल बद्री प्रसाद वाले केस में सुधीर फंस गए थे। फंस ही गए होंगे, वरना इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर ये फटीचरी करने कौन आता। सुधीर की यही बात उन्हें पसंद नहीं है। एक दिन की छुट्टी नहीं ले सकते। इन्विजिलेशन ड्यूटी है तो क्या, सिक भी तो किया जा सकता है, उसमें मिलता ही क्या है। पर नहीं, अब आएंगे ऐन 4 बजे। मरती रहे श्रीमती बैजल अकेली, जैसे स्वीटू सिर्फ उनका बेटा हो और उसे भी छुट्टी नहीं लेने दी। जैसे बर्थडे साल में 10-20 बार आता हो। बच्चा है, एक दिन नहीं जाता स्कूल तो क्या बिगड़ जाता। हर बर्थडे को ऐसा ही होता है। ये स्वीटू की 5वीं बर्थडे है, स्कूल जाने लगा है। पिछली बार तो दिन भर उसे हल्का बुखार भी था, छींक रहा था। उसे भी संभालती जाती और खटती भी जाती। हालांकि मदद के लिए 4 आदमी थे, पर आदमियों से काम लेना क्या कम मुसीबत है। और फिर छोटी जात के आदमी, जरा नजर फेरो कि चीनी ही फांक ले, मलाई ही चाट ले, बीड़ी पीने ही बैठ जाएं, गंदे संदे हाथ इसमें उसमें लगा दे। सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। खूब थकी श्रीमती बैजल उस दिन, और थकने के बाद झुंझलाहट भी स्वाभाविक है। पर मजाल है एक भी नुक्स निकाल सका हो कोई। कितने बड़े बड़े घरों के लोग आए थे, सबकी जुबान पर एक ही बात थी, कमाल कर दिया मिसेस बैजल। कितनी राहत मिलती है काम सफल होने पर, सारी मेहनत सकारत हो जाती है। कल्पना लोक में खो गई श्रीमती बैजल, मधुर यादों में। पार्टी खत्म हो चुकी है, सारे मेहमान उनके खाने और उनके इंतजाम की तारीफ करते हुए जा चुके हैं। बिखरे हुए ड्राइंग रूम में, गुब्बारों के टुकड़ों में, पिचकी हुई टोपियों में, इधर उधर पड़ी रह गई मिठाई की किसी अधखाई प्लेट में, फूलों की कुचली हुई पंखुड़ियों में, हर चीज में बच्चों की मोहकता का अलस बिंब सुगंधित है। और वो मीठी मीठी थकान और तृप्ति में डूबी उपहारों का एक एक पैकेट खोलकर देख रही हैं। अच्छा, तो आहूजा साहब ने बैटरी वाली ट्रेन दी है। और ये लाल पैकेट किसका है? भारद्वाज का। क्या है? हाय, कितना प्यारा सूट पीस है, स्वीटू पर खूब फबेगा। और ये शेख साहब इतना भारी क्या उठा लाए? जापान का स्लाइड प्रोजेक्टर, गजब करते हैं। और जरा वो बैगनी वाला पैकिंग तो देखें, देखिए क्या खूबसूरत एल्बम है, ये भी इंपोर्टेड है। लूथराज सचमुच बहुत फॉर्मेलिटीज करते हैं। लीजिए, जितना खर्च हुआ इससे 4 गुना तो वसूल हो गया। यही बात है जो हर साल महिलाओं को बच्चों की वर्षगांठ मनाने के लिए उत्साहित कर देती हैं। थकेंगी, खटेंगी, झुंझला लेंगी, सब कर लेंगी, लेकिन जब अपने व्यंजन दूसरों को खिलाएंगी और दूसरे वाह वाह कर उठेंगे, कितना सुख मिलता है। और खासकर जब वो महंगे महंगे उपहार भी दे जा रहे हों। वैसे भी जेवर, कपड़े, डिनर सेट, क्रॉकरी और घर की सजावट किसी को दिखाने का मौका कब कब मिलता है। लेकिन आज का तो दिन ही खराब था। सुबह केक बनाने बैठी तो 2 अंडे खराब निकल गए। केक में बेकिंग पाउडर की जगह गलती से खाने का सोडा डाल बैठी। सारा फेंक कर दोबारा बनाना पड़ा। पति को क्रीम लेने भेजा तो वो बर्तन ही ले जाना भूल गए, और दूसरे चक्कर में क्रीम लेकर आए तो खबर लाए कि आइसिंग शुगर नहीं मिली। फिर छोलों में नमक ज्यादा हो गया और कस्टर्ड का दूध बचाते बचाते भी जल गया। 4 चक्कर स्कूटर पर बाजार के लगाकर पतिदेव बगैर खाना खाए कॉलेज चले गए, क्योंकि कुकर का ढक्कन ठीक से बंद नहीं हुआ था और समय पर दाल नहीं बन सकी थी। मेकअप जो सुबह हुआ था शाम तक दोबारा नहीं हो सका था। पेपर नैपकिन लेने गया भंवर सिंह खाली हाथ हिलाता लौट आया।
और आते ही सीता से किसी बात पर उलझ पड़ा। सीता ने चाइना ग्लास की तश्तरियां तोड़ दी और कुछ खास मेहमानों के निमंत्रण पत्र जो पति कॉलेज जाते समय साथ ले जाने वाले थे, टेबल पर ही पड़े रह गए। प्याज काटते समय श्रीमती बैजल की उंगली कट गई और ऑर्गेंडी की साड़ी के साथ का ब्लाउज वाकई छोटा हो गया निकला। लेकिन श्रीमती बैजल के दुखों का यही अंत नहीं था। पति एकदम ऐन वक्त पर कॉलेज से लौटे और स्वीटू तो मेहमानों का आना शुरू हो चुकने पर आया। वो सुबह से चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने कपड़े बदलने से इनकार कर दिया और स्कूल ड्रेस ही पहने रहने की जिद करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसे अच्छे कपड़े पहनने के लिए फुसलाया जा सका। मेहमान बहुत ही कम आए। निश्चित समय से 1 घंटे बाद भी ड्राइंग रूम में सिर्फ कुछ बच्चे और 1-2 अत्यल्प परिचित पड़ोसनें ही नजर आ रही थीं। ऐन वक्त पर रिकॉर्ड प्लेयर खराब हो गया और सुधीर उसे ठीक करने में लग गए। अनेक आमंत्रितों ने खुद न आकर सिर्फ अपने बच्चों को भेज दिया था, जो लिपे पुते सहमे सहमे से बैठे थे, न हंस बोल रहे थे न ऊधम धड़ाका कर रहे थे। वो ज्यादातर निम्न मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चे थे, जिन्हें शालीनता और तहजीब के नाम पर यही सिखाया गया था। श्रीमती बैजल बार बार अंदर बाहर चक्कर लगा रही थीं और प्रफुल्ल मन होने की असफल और कठिन कोशिश कर रही थीं। उन्होंने नाश्ते और खाने दोनों का इंतजाम किया था। योजना ये थी कि खास 25-30 परिवारों को खाने के लिए रोक लिया जाएगा और बाकी को नाश्ता कराकर विदा कर दिया जाएगा। लेकिन मेहमानों की संख्या और उनके आगमन की सुस्त रफ्तारी देखकर श्रीमती बैजल को अंदाजा हो गया था कि बहुत सा खाना बचा रह जाएगा। दिन भर सचमुच खटती रहने और इस उपलक्ष्य में अपने पति की नाराजगी बर्दाश्त करने के बाद सीता अब एकदम निठल्ली खड़ी थी श्रीमती बैजल के भावी आदेशों की प्रतीक्षा में। और उसका इस तरह खड़े रहना श्रीमती बैजल को और बुरा लग रहा था। रिकॉर्ड प्लेयर ठीक करते सुधीर की उपस्थिति में आगंतुक बच्चे आतंकित जैसे लग रहे थे और स्वीटू अकेला किस किस से बात करता। एक छोटी सी लड़की अपनी बड़ी बहन का फ्रॉक खींचकर अभी से चलने की जिद करने लगी थी और वो उसे इधर उधर देखकर झूठा मुस्कुराते हुए बरज रही थी। बड़ी अटपटी और कठिन स्थिति होती जा रही थी। फिर खैर सुधीर के कुछ दोस्त अपने अपने बच्चों की उंगलियां पकड़े आए और सुधीर रिकॉर्ड प्लेयर छोड़कर उनसे गपशप में लग गए। बच्चे भी कुछ खुले। सौभाग्य से कुछ बहुत बोलने वाली और बोलती रहने वाली महिलाएं भी तभी आ गईं और बात बात पर जोर जोर से हंसने लगीं। बच्चे भी माँ बाप की अच्छी सीख और नसीहतें भूलकर आखिर एकदम सहज हो गए, एकदम बच्चे। रोना धोना, चिल्लपौं, किलकारियां, हा हा हू हू। लगा कि हाँ, घर में पार्टी हो रही है। श्रीमती बैजल अब सचमुच प्रफुल्ल थी और सीता अब सचमुच व्यस्त। सीता पूड़ियां उतार रही थी, भंवर सिंह नाश्ते की प्लेटें लगा रहा था और सुधीर और उनके मित्र प्रिंसिपल और कॉलेज के किस्सों में डूबे थे। और बच्चों की आंखों में स्वीटू के खिलौनों के प्रति ईर्ष्या, उसके मालिकाना बघारने पर चिढ़ और खाने पीने का इंतजार दिखाई देने लगा था। आखिर वो क्षण आ ही गया जिसे पार्टी की सफलता का शिखर बिंदु कहा जा सकता है और जिसका श्रीमती बैजल इंतजार ही कर रही थी। बड़ी अदा और तकल्लुफ के साथ केक लाया गया। उस पर 5 नन्ही नन्ही मोमबत्तियां जलाई गईं और स्वीटू बेटे को फूंक मारने को कहा गया। श्रीमती बैजल अकेली हैप्पी बर्थडे टू यू गाने लगी, क्योंकि और बच्चों को ये गाना नहीं आता था। वो हो करने लगे। छोटे कद के नन्हे मुन्ने, जिन्हें ना कुछ समझ में आ रहा था ना केक पर की जाती कोई हरकत नजर आ रही थी, अपनी छोटी छोटी हथेलियों से ताली बजाने लगे। एक खूबसूरत रिबन बंधा चाकू स्वीटू को पकड़ाकर केक कटवाया गया और बच्चों के बहाने बड़ों से बैठने को कहा गया। नाश्ते की प्लेटें, फैंटा की बोतलें आने लगीं और बच्चे खाने पीने में छीना झपटी में लग गए। सुधीर गुब्बारे उतार उतार कर बच्चों में बांटने लगे। तभी ध्यान आया कि टोपियां तो अंदर कमरे में रखी रह गईं। वो लाई गईं और एक स्वीटू को पहनाकर बाकी बांट दी गईं। टोपियां कम थी, बच्चे ज्यादा, और स्वीटू जिद करके जो टोपी लेता 2 ही पल बाद उसे फेंककर दूसरी के लिए मचलने लगता, जो किसी और बच्चे ने लगा ली होती। वो जलसे का सबसे महत्वपूर्ण बच्चा था और आज बहुत सुविधापूर्वक जिद्दी और
चिड़चिड़ा होने की आज़ादी ले सकता था। खैर, लोग खाने पीने लगे और बगैर तारीफ किए खाते रहे। काफी देर श्रीमती बैजल तारीफों की प्रतीक्षा करती रहीं और फिर उन्होंने कवि सम्मेलनी तुक्कड़ों की तरह खुद ही दाद मांगनी शुरू कर दी। क्यों मिसेस गोयल, छोले कैसे बने? भाभी जी, आपने कचौड़ी को तो हाथ ही नहीं लगाया, अच्छी नहीं लगी क्या? भाई सुमन, नमक मिर्च तो सब ठीक है ना? महिलाओं ने ठंडी ठंडी अच्छा अच्छा की, जिससे श्रीमती बैजल और बुझ गईं। उधर पुरुषों को मरे प्रिंसिपल की चर्चा से अब तक फुर्सत नहीं हुई थी कि जो भकोस रहे हैं उसके लिए मुंह से दो बोल भी निकाल सके कि भाई ठीक है, खराब है, क्या है। खा पीकर सब जाने को हुए, तब श्रीमती बैजल को पता चला कि उनका अंदाजा कितना गलत था। इस बार पिछले साल की बनिस्बत मेहमान कम थे, पर खाना सारा सफाचट हो गया था। नादीदों मरभुक्कों को जैसे घर पर कभी देखने को नहीं मिलता हो ऐसा खाना। वो खाते पीते लोग थे जो अब तक स्वीटू के बर्थडे पार्टी में आते थे, और ये छोटे छोटे बच्चों की खुराक तो देखो। नहीं, वो किसी की खुराक पर टोका टोकी नहीं करती, उनका ये मतलब नहीं। आखिर वो खुद भी तो ऐसे ही साधारण परिवार से आई हैं। उनके बाबूजी क्या थे? नगर पालिका में क्लर्क ही तो थे। जीमण वगैरह में कभी वो 8 भाई बहन जाते तो किस कदर ठूंसते थे, और बाद में 3 दिन तक अफसोस करते थे कि कुछ मिठाई और क्यों ना खा ली। पर जीमण की बात और है, उसमें पता नहीं चलता, पर पार्टी में तो कम से कम क्या फायदा। रात भर बच्चे लोटा ले लेकर भागेंगे, क्या पता कोई अभी भी चड्डी उतार कर ना आ जाए। आंटी हमें। खैर, किसी तरह पार्टी निपटी। मेहमान सुखी और संतुष्ट दांत कुरेदते हुए और डकारें लेते हुए और सुपारी इलायची के मुट्ठे भरते हुए चले गए। चलो, शांति मिली। सीता को चाय का पानी रखने को कहकर श्रीमती बैजल सुधीर के साथ उपहारों के पैकेट देखने संभालने बैठी। कितनी तृप्ति मिलती है जब। लेकिन इस बार उनकी आशा से 1/4 उपहार भी नहीं थे। अब श्रीमती बैजल को पता चला और उन्हें ये जानकर धक्का लगा कि कई मेहमान बगैर कोई उपहार लाए खाली हाथ हिलाते हुए ही आ गए थे। और नहीं, ना उन्होंने स्वीटू के हाथ में 5 का नोट दिया, ना सुधीर को, और खा पीकर हाथ झड़ाकर चले भी गए। खैर, पर जो लाए हैं उन्हें तो देखा जाए। अब श्रीमती बैजल छोटे छोटे उपहारों के पार्सल खोल खोल कर देखती जाती थी और उनका दुख बढ़ता जाता था। उनकी बाह पर रक्तचाप नापक लगा होता तो हर पैकेट के अनावरण के बाद नीचे नीचे खिसक रहा होता। अधिकांश लोगों ने गोली, चॉकलेट या सस्ते प्लास्टिक के खिलौनों से बला टाली थी। कुछ ने हैंडलूम या पॉलिएस्टर के सस्ते फुटपाथ या कटपीस भेज दिए थे, और कुछ गधों ने तो 2-2 ग्लूकोज बिस्कुटों के पैकेट ही पतंग के कागज में बांधकर बच्चों के हाथ भिजवा दिए थे। हाय, कैसे असभ्य, टुच्चे, जाहिल लोगों में आप हसीम श्रीमती बैजल। उन्हें अब भी ये पता नहीं चला कि वो कौन लोग थे जो पिछले वर्षों में स्वीटू के लिए महंगे महंगे उपहार लाते थे, और क्यों। सब छोड़ छाड़ कर सोफे की पीठ से सिर लगा, बाल खोल श्रीमती बैजल पसर गई, आंखें बंद कर ली। सिर दर्द के मारे फटा जा रहा था। तभी बाहर से किसी ने आवाज मारी, स्वीटू भाई। कोई भारी पुरुष स्वर। श्रीमती बैजल की त्योरियां चढ़ गईं। कौन है? सुधीर कौन है कहकर उठे, और अभी उठ भी नहीं पाए होंगे कि भीतर के कमरे से सरपट दौड़ता हुआ, हो चिल्लाता हुआ स्वीटू निकला और उनके सामने से पूरा ड्राइंग रूम पार करता हुआ बाहर निकल गया। सुधीर उठे, बाहर गए, कुछ पल बाद वापस आए। बताया, बन्ने है। कौन बन्ने? स्वीटू का तांगे वाला, स्वीटू के स्कूल का तांगे वाला। श्रीमती बैजल ने बगैर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त किए फिर आंखें बंद कर लीं। सुधीर बाहर गए, फिर भीतर आए। सहमते हुए से बोले, एक प्लेट लगवा दो। फुर्ती से उठी श्रीमती बैजल और भौएं चढ़ाकर बोली, बाहर ही भिजवा देती हूं। फिर बाहर से स्वीटू का उल्लास भरा हो, बन्ने की पहलवानी हंसी। 2 छोटे हाथों की,
2 बड़े हाथों की सम्मिलित तालियों की आवाज सुनाई दी, जैसे पखावज संतूर की जुगलबंदी। श्रीमती बैजल किचन में गई, एक प्लेट उठाई। देखा नहीं कि जूठी है या साफ, क्या फर्क पड़ता है, मुसट्टा तो है। बिना बुलाए आ गया। एक एक करके मरे मन से प्लेट में सारी चीजें रखीं। केक, वेफर्स, समोसा, गुलाब जामुन का मर्तबान खाली पड़ा था। उन्होंने चखा तक नहीं, जबकि सुधीर ने भी नहीं। जरूर सीता ले गई होगी भंवर सिंह के लिए। प्लेट खाली खाली लग रही थी। समोसा कुचल गया था और काला पड़ गया था। वेफर्स में आधे से ज्यादा चूरा था। इधर उधर देखा, किसी बच्चे की छोड़ी हुई प्लेट में एक साबुत गुलाब जामुन पड़ा था। श्रीमती बैजल ने उसी को उठाकर प्लेट में धर दिया और प्लेट लेकर पल्ला संभालती हुई बाहर निकली। स्वीटू उस हट्टे कट्टे दाढ़ी वाले तांगे वाले की गोद में था और उसकी गर्दन में गेंदे के फूलों की बड़ी सी माला पड़ी हुई थी। दाढ़ी वाला डाकुओं की तरह सफेद सफेद दांत दिखाता हंस रहा था। उसने नमस्ते की। श्रीमती बैजल ने प्लेट बढ़ाई। डाकू ने स्वीटू को उतार कर प्लेट पकड़ी और उसमें से गुलाब जामुन उठाकर श्रीमती बैजल कुछ बोले उससे पहले ही स्वीटू के खुले मुंह में रख दिया। स्वीटू खुश होकर कुदकने लगा। श्रीमती बैजल भीतर आ गई और धम्म से सोफे पर गिर गई। आज जूठन भी खानी थी हमारे स्वीटू को। घंटे भर बाद स्वीटू घर में इधर से उधर धमा चौकड़ी कर रहा था। पापा को चौथी बार बता रहा था कि उसने सुबह ही बन्ने भाई को कह दिया था कि शाम को जरूर 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 आना है। आज शाम को हमारी बर्थडे होगी। और उसकी गर्दन में अब भी गेंदे के फूलों का बड़ा सा हार पड़ा था, जो बन्ने उसके लिए लाया था और जिसे पहनाते वक्त दोनों ने तालियां बजाई थीं, पखावज और संतूर की जुगलबंदी। और जूठे बर्तनों के पहाड़ के सामने बैठी श्रीमती बैजल सोच रही थी कि उनकी तो किस्मत ही खराब है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा। साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।